लेकिन आज पहली फिक्र इजराइल ईरान तनाव की करेंगे। देखिए, एक हफ्ते पहले इजराइल ईरान में युद्ध विराम हुआ था, लेकिन अब से ठीक एक हफ्ते बाद क्या इजराइल ईरान में सीजफायर टूट जाएगा? क्या 168 घंटे बाद इजराइल ईरान पर बड़ा हमला कर देगा? इन सवालों ने ईरान की फिक्र बढ़ा दी है, इन सवालों ने पश्चिम एशिया की फिक्र बढ़ा दी है, इन सवालों ने महायुद्ध की आशंका को बढ़ा दिया है। इजराइल ईरान में वॉर 2 का टाइमर क्यों ऑन हो सकता है? इससे जुड़े 5 संकेत आपकी स्क्रीन पर। पहला संकेत ईरान के रक्षा विशेषज्ञ इब्राहिम मोत्ताकी ने दिया है। उन्होंने ईरान के सरकारी टीवी चैनल पर बयान दिया कि इजराइल 7 दिन बाद ईरान पर फिर से सैन्य हमला करेगा। दूसरा संकेत ईरानी आर्म्ड फोर्सेस के चीफ मोसावी ने दिया है। उन्होंने कहा है कि इजराइल की ओर से किसी भी समय सीजफायर खत्म किया जा सकता है। तीसरा संकेत खमेनी के सलाहकार अली लारीजानी ने दिया है। उन्होंने दावा किया है कि इजराइल ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या करना चाहता है। चौथा संकेत ईरान के बड़े शिया धर्मगुरु अयतुल्लाह मकारिम शिराजी ने दिया है। उन्होंने ट्रंप और नेतन्याहू की हत्या का फतवा जारी कर दिया है। और पांचवा संकेत IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने दिया है। IAEA चीफ राफेल ग्रोसी ने कहा है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, वो कुछ ही महीनों में परमाणु प्लांट को दोबारा शुरू कर सकता है। सोचिए, मतलब यह है कि ईरान लापता 400 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम को कभी भी परमाणु बम बनाने में इस्तेमाल कर सकता है और ईरान को रोकने के लिए इजराइल सीजफायर को फिर तोड़ सकता है। सबसे पहले 7 दिन में वॉर टाइमर ऑन होने वाले बयानों को डिकोड करना जरूरी है। ईरान में यह आशंका सबूतों के आधार पर 2 महत्वपूर्ण लोगों ने जाहिर की है। ध्यान से देखिएगा क्यों। क्योंकि जब इजराइल ने ईरान पर हमला किया उससे पहले भी कुछ अलग अलग बयान आ रहे थे, इसीलिए यह बयान सुनना, समझना, जानना जरूरी है। और इनकी ग्रेविटी और इनका प्रोफाइल, इनमें एक है ईरान की आर्म्ड फोर्सेस जनरल स्टाफ के चीफ अब्दुल रहीम मोसावी। ईरान के टॉप सैन्य अधिकारियों के मारे जाने के बाद मोसावी के हाथों में कमान है। अब्दुल रहीम मोसावी ने रविवार को सऊदी रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद बिन सलमान से फोन पर बातचीत की है और इजराइल की ओर से सीजफायर जल्द तोड़ने की आशंका जताई है। दूसरे हैं तेहरान यूनिवर्सिटी के फैकल्टी हेड इब्राहिम मोत्ताकी को ईरान का वरिष्ठ रक्षा विशेषज्ञ माना जाता है और पश्चिम एशिया में इनके अपने मजबूत सोर्सेज हैं, इनके पास अपनी इंटेल होती है। 7 दिन में इजराइल के हमले की बात इन दोनों लोगों ने कुछ इस तरीके से की है। ध्यान से देखिए, ईरान के आर्म्ड फोर्सेस जनरल स्टाफ के चीफ मोसावी ने कहा कि युद्ध विराम के लंबे वक्त तक बने रहने पर संदेह है, देयर इज अ डाउट। ईरान के रक्षा विशेषज्ञ मोत्ताकी ने कहा कि इजराइल ने सेना और सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के लिए सीजफायर किया। ईरान के सैन्य अधिकारी ने कहा कि इजराइल किसी भी समय सीजफायर को तोड़ सकता है। ईरान के रक्षा विशेषज्ञ ने कहा कि सीजफायर का इस्तेमाल हथियारों को इकट्ठा करने के लिए हो रहा है। आर्म्ड फोर्सेस के चीफ मोसावी ने कहा कि इजराइल हमला दोहराता है तो ईरान कड़ा जवाब देगा। तो वहीं मोत्ताकी ने कहा कि अमेरिका और इजराइल एक हफ्ते के अंदर ईरान पर हमला कर सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इजराइल ईरान पर दोबारा हमले क्यों कर सकता है। हमने सवाल पर फिक्र की फाइल तैयार की है। इस फाइल को ओपन करते ही सारे शक यकीन में बदल रहे हैं। ईरान पर इजराइल ने हमला करने की पहली वजह है ईरान का 400 किलो संवर्धित यूरेनियम का गायब हो जाना और इससे जुड़ी आशंका है कि ईरान इस यूरेनियम से कभी भी 10 परमाणु बम बना सकता है। इस बात का अंदाजा इजराइल को भी है। इसीलिए इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कैटिज ने ईरान को चेतावनी दी है कि तेहरान सभी यूरेनियम इजराइल के हवाले कर दे, इसी में उसकी भलाई है। दूसरी वजह ईरान के परमाणु रिएक्टर्स का पूरी तरह बर्बाद ना होना। यह पक्की खबर है कि ईरान ने नतांज और फोर्दो परमाणु प्लांट पर मरम्मत का काम तेजी से शुरू कर दिया है। आज IAEA चीफ के एक बयान से इस बात की पुष्टि भी हो गई। इंटरेस्टिंग बात क्या है, जब नुकसान ही ज्यादा नहीं हुआ तो मरम्मत में भी ज्यादा समय नहीं लगेगा। तीसरी वजह है कि ईरान की मिसाइल पावर। इजराइल को लगता है कि ईरान तभी सरेंडर करेगा जब खमेनी के मिसाइल भंडार का पूरी तरह से खात्मा होगा। चौथी वजह है कि खमेनी जंग के बाद भी ईरान में खमेनी की लोकप्रियता में कोई गिरावट नहीं आई है। ऑन द कॉन्ट्ररी, खमेनी के विरोध में जितनी आवाजें थी वो बैठ गई हैं, सिंपैथी वेव उनके फेवर में।
वो आज भी ईरान में आम लोगों के हीरो हैं। उनका जिंदा रहना इजराइल की जीत में सबसे बड़ी बाधा है। और देखिए, खमनेई के सलाहकार अली लारीजानी ने भी दावा किया है कि इजराइल नए सिरे से खमनेई की हत्या की योजनाएं बना रहा है। पांचवी वजह है युद्ध में इजराइल का भारी नुकसान। तेल अवीव और हाइफा जैसे शहरों में तबाही के निशान नेतन्याहू को आज भी बेचैन कर रहे हैं। हमास के लड़ाकों ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में घुसकर नरसंहार किया था। इजराइल ने इसके बाद गाजा में तबाही मचा दी। गाजा को समतल बनाने के लिए हमास पर इजराइल के हवाई हमले आज भी जारी हैं। हमास और इजराइल की जंग में ऐसा कभी नहीं हुआ कि इजराइल के शहर खंडर बने हो, लेकिन ईरान ने तेल अवीव को और हाइफा को टारगेट करके इजराइल का हवाई किला कई बार ध्वस्त किया। इजराइल के वजूद को ललकारा है। नेतन्याहू ईरान पर इसलिए आक्रोशित ज्यादा हैं और कहा जा रहा है कि वो तेहरान पर किसी भी दिन अटैक का ऑर्डर दे सकते हैं। महायुद्ध पार्ट 1 में बेशक भिड़ंत ईरान और इजराइल की हुई, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा अमेरिका के GBU-57 बंकर बस्टर बम की रही है। आज जब सीज फायर को 1 हफ्ता बीत चुका है, तब भी यही बंकर बस्टर बम ट्रेंड कर रहा है। विमर्श इस बात पर है कि अमेरिका के स्टॉक में कितने बम बाकी हैं। अगर कल को जंग का दूसरा चरण शुरू हो गया तो क्या उसके पास इतने बम हैं कि वो ईरान के परमाणु ठिकानों का नामो निशान हमेशा के लिए मिटा पाए? बल्कि अगर नेटो से जंग छिड़ गई रूस की, तो फिर क्या करेगा अमेरिका? सवाल अमेरिका की क्षमता पर है। आखिर उसका फ्यूचर प्लान क्या है? मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि अमेरिका के पास 20 GBU-57 बंकर बस्टर बम थे, जिनमें ईरान के खिलाफ 14 का इस्तेमाल किया गया। यानी अब उसके पास सिर्फ 6 बंकर बस्टर ही बाकी हैं। तो क्या ईरान में न्यूक्लियर सेंटर्स पर तबाही मचाने वाला बम खुद ही संकट में घिरा हुआ है? क्या अमेरिका ने जानबूझकर अपना स्टॉक खाली किया है ताकि नेक्स्ट जनरेशन बम बनाने का रास्ता साफ हो सके? क्या अमेरिका को सीज फायर की जल्दी इसलिए थी क्योंकि उसके पास दोबारा बमबारी के लिए बंकर बस्टर बम ही नहीं थे? ये सब सवाल हैं, शंकाएं हैं, अनुमान हैं। ईरान के 3 परमाणु केंद्रों को अमेरिका ने टारगेट किया, लेकिन बाद में ऐसी खबरें आई कि अमेरिकी हमले का इंपैक्ट ज्यादा नहीं हुआ। अब यह थ्योरी सामने आई है कि अमेरिका के पास सिर्फ 6 बंकर बस्टर बम ही हैं और कोई नया विकल्प नहीं होने की वजह से बीच का रास्ता निकाला जाए। क्योंकि अमेरिका के सामने 2 चुनौतियां हैं, एक यूक्रेन वर्सेस रशिया, जो कभी भी रशिया वर्सेस नेटो हो सकता है, और दूसरा चीन जिस तरीके से ताइवान को देख रहा है। फ्रिंज एलिमेंट में नॉर्थ कोरिया कुछ भी कर सकता है। खबर यह भी है कि अमेरिका का फोकस GBU-57 से भी ज्यादा घातक बम बनाने पर है। यूएस का रक्षा विभाग अब नेक्स्ट जनरेशन पेनिट्रेटर लाने की तैयारी में जुटा हुआ है। भारी भरकम वजन और आकार के आधार पर GBU-57 बम को दुनिया में दैत्य का दर्जा मिला। यह बम धरती के 200 फीट नीचे तक कंक्रीट और स्टील से बने बंकरों को फाड़ डालने की शक्ति रखता है। हालांकि ईरान की परमाणु फैसिलिटी जमीन के 300 फीट नीचे तक बनी है, इसीलिए एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि GBU-57 से नुकसान पहुंचाने के बावजूद मिशन पूरा नहीं हुआ। दुनिया में अमेरिका की सुपर पावर इमेज को भी चोट पहुंची है, इसीलिए वो नए प्लान पर काम कर रहा है। खबरें हैं कि अमेरिकी एयरफोर्स अब चाहती है कि सुपर हैवी बंकर बस्टर बम यानी GBU-57 को ही रिटायर कर दिया जाए। इसकी जगह नया बम लेगा जिसके नतीजे ज्यादा भयावह हो सकते हैं। अमेरिका नेक्स्ट जनरेशन पेनिट्रेटर लेकर आ रहा है। इसका वजन 10,000 किलो होगा। इसके जरिए दूर से ही दुश्मन को टारगेट किया जा सकेगा ताकि पायलट को कोई खतरा ना हो। GBU-57 के मुकाबले इसका वजन 4,000 किलो कम होगा, लेकिन ताकत उससे ज्यादा। इस बम का नाम अभी सामने नहीं आया है, यह जानकारी भी उपलब्ध नहीं है कि यह कितनी गहराई तक मार करेगा, लेकिन इतना जरूर है कि नया बम 200 फीट से ज्यादा नीचे तक तबाही मचाएगा। नए बम के लिए खासतौर पर B-21 बम वर्षक तैयार हो रहा है। अगर GBU-57 से नए बम की तुलना करें तो यह हल्का, स्मार्ट और ज्यादा घातक होगा। एक सवाल यह भी है कि अगर GBU-57 इतना गेम चेंजिंग था तो उसके तुरंत बदलने की जरूरत क्यों पड़ गई, वो भी ऐसे वक्त में जब पश्चिम एशिया में जंग के बादल दोबारा मंडरा रहे हैं। ईरान वर्सेस इजराइल कभी भी शुरू होने का खतरा है। क्या ट्रंप की टीम अपने बंकर बस्टर को लेकर जो दावा कर रही है वो महज प्रचार पाने का एक तरीका था? सोचिए, ईरान के न्यूक्लियर बंकर अभी तबाह नहीं हुए हैं और अमेरिका का स्टॉक खाली हो गया। नई रणनीति के लिए बहुत कम बाकी है। यह देखने वाली बात होगी कि अगर नेतन्याहू फिर ट्रंप से मदद मांगते हैं तो वो क्या करेंगे। लेकिन क्योंकि हम बॉम्ब की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पेनिट्रेशन की, हम बात कर रहे हैं
किस तरीके से नेक्स्ट जनरेशन वेपन तैयार होंगे, तो अगला वेपन जो है उस पर जरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये भारत के पड़ोसी जो है वो बना रहे हैं और वो कभी भी टेक्नोलॉजी शेयर कर सकते हैं। पाकिस्तान से बात चीन की हो रही है। हम बात कर रहे हैं चीन के उस विध्वंसक हथियार की जो युद्ध लड़ने के तरीके को पूरी तरह बदल सकता है। ईरान इजराइल युद्ध के बाद पूरी दुनिया में बंकर बस्टर बम की चर्चा हो रही है और इससे पहले आशंका थी कि रूस यूक्रेन युद्ध में फादर ऑफ ऑल बम का इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन चीन ने सबको चौंका दिया है। चीन ने दुनिया के सामने अपना नया बम पेश किया है जो बेहद खतरनाक बताया जा रहा है। इसे फिलहाल कोई नाम नहीं दिया गया है, लेकिन एक्सपर्ट्स इसे ब्लैकआउट बम कह रहे हैं। इसके बारे में मैं आपको बताता हूं, उससे पहले सोचिए, हर सर्दी हर विंटर में रशिया किस तरीके से ब्लैकआउट लाने की कोशिश कर रहा है यूक्रेन में। सोचिए। अब आगे की बात करते हैं, इस बम के बारे में बात करते हैं जो चाइना का बम। बड़ी बात यह है कि यह बम जो चाइना बना रहा है, ब्लैकआउट बम, बिना बारूद के भीषण तबाही ला सकता है। चीन के सरकारी मीडिया ने इस ब्लैकआउट बम के एनिमेशन का वीडियो जारी किया। यह देखिए, क्लस्टर बम की तरह से इसमें से बॉम्बलेट्स गिरते हैं। इसमें जमीन पर तैनात एक वाहन से इस ब्लैकआउट बम को लॉन्च किया जा रहा है। वीडियो में हथियार के लॉन्च होते ही सिलेंडर के आकार के 90 सब म्यूनिशन बाहर निकलते दिखाई देते हैं। ये कनस्तर जमीन पर गिरने के बाद बाउंस करते हैं और फिर इनमें विस्फोट होता है। इसके बाद दुश्मन के इलाके में भीषण तबाही होती है। वैसे तो ये एनिमेशन वीडियो है, लेकिन चीन ने इस हथियार का नाम नहीं बताया है, लेकिन एक्सपर्ट्स इस रहस्यमयी मिसाइल या ब्लैकआउट बम इसको कह रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि ये एक ग्रेफाइट बम, जिससे हमला करने पर टारगेट किए गए इलाके में बिजली की आपूर्ति पूरी तरह खत्म हो सकती है। इस बम की रेंज 290 किलोमीटर है। इस बम में 490 किलो इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट का इस्तेमाल होता है। इस बम से दुश्मन का 10,000 वर्ग मीटर का इलाका तबाह हो सकता है। इस बम में बारूद की जगह कार्बन फिलामेंट का इस्तेमाल होता है। दावा किया जा रहा है कि यह बम दुश्मन की फौज के पूरे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को खत्म कर सकता है। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि अगर इसको आप एयर डिफेंस सिस्टम से पेनिट्रेट करके आसमान में रोकेंगे, तब भी इसके बॉम्बलेट्स गिर सकते हैं। चीन की सेना इस ब्लैकआउट बम का इस्तेमाल कब से कर रही है? चीन का यह बम प्रोडक्शन के किस चरण में है? और क्या वाकई इस बम से वॉरफेयर का तरीका बदल जाएगा? इस रील को आप जरूर देखें। चाइना ने ऐसा तरीके का बॉम्ब बना रखा है कि जो हवा में उड़कर उसके अलग अलग हिस्से हो जाते हैं, जो फिर अलग अलग पावर स्टेशन के ऊपर हमला करते हैं और उनको बर्बाद करते हैं। तो आपके पूरे इलाके में 200-300 किलोमीटर में, शायद उससे ज़्यादा भी होगा, आपका इलेक्ट्रिक सप्लाई ही बंद हो जाएगी। जब इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद हो जाएगी तो आप एक भी उपकरण का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो मेरे ख्याल से ये चाइना का नया हथियार है और काफ़ी कारगर साबित होगा। फोर्स मल्टीप्लायर का इफेक्ट तब तक रहता है जब तक उसके कोई विरुद्ध जो उसकी एंटी जो उसके सिस्टम वो बनाया नहीं जाता। वो 6-7 महीने, 8 महीने, 1 साल में बन ही जाता है और फिर कोई और फोर्स मल्टीप्लायर का इस्तेमाल होता है। तो चाइना इनिशियली उनके पास एडवांटेज तो रहेगा जब तक उनके विरोधी जो हैं उसका कोई काउंटर नहीं ढूंढ लेते। चीन के बम के बाद अब बात करते हैं पॉलिटिकल बयानबाजी की। पॉलिटिकल फाइल खोलने का वक्त आ गया है। उस टकराव की बात करते हैं जिसके कीवर्ड्स हैं समाजवाद और नमाजवाद। बिहार में चुनावी ऋतु आ रही है तो बयानों की बारिश भी शुरू हो गई है। यहां वक्फ संशोधन कानून को लेकर तेजस्वी ने कूड़ेदान वाला एक बयान दिया था, जिस पर बीजेपी ने समाजवाद वर्सेस नमाजवाद वाली नई बहस छेड़ दी है। तेजस्वी यादव ने कल एक रैली में कहा था कि अगर उनकी सरकार बनी तो वो वक्फ संशोधन कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे। इस पर बीजेपी ने पूछा है कि क्या वो बिहार में शरिया कानून चाहते हैं? जब गरीब आवाम की सरकार बनेगी तो इस बिल को, इस कानून को बिहार राज्य जो है कूड़े के दान में फेंकने का काम करेगा। हम बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को, उसके किसी भी प्रावधान को कोई कूड़ेदान में फेंकना चाहेगा तो हम उसे नहीं होने देंगे। अगर इनकी कभी भी सत्ता आती है, और आज देखिए ये सत्ता के बाहर है, तो भी शरिया के प्रावधानों को लागू करने की बात करते हैं। ना कोर्ट को मानने को तैयार, ना संसद को मानने को तैयार। इसलिए मैं
पुनः कहता हूं कि जिन लोगों ने इस सीमा तक जाके किया उसका समर्थन करने वाले लोग समाजवादी नहीं नमाजवादी कहलाएंगे। बीजेपी के इस कटाक्ष के बाद आज आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने टीवी 9 संवाददाता से खास बातचीत की और क्या जवाब दिया, आप खुद देखें। सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी के सांसद हैं, चूंकि आपने जिक्र किया बीजेपी के लोगों का, बीजेपी के सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि तेजस्वी ने कल गांधी मैदान से कहा कि हम इसे कूड़ेदान में डाल देंगे, तो ये दरअसल कानून को, संविधान को कूड़ेदान में डाल रहे हैं, हम ये नहीं होने देंगे। सुधांशु त्रिवेदी के पिता कभी जेल गए क्या? इमरजेंसी के दौरान जेल गए हैं? हमारे पिता तो इमरजेंसी के समय जेल गए। देश संविधान में विश्वास करने वाला देश है। अगर कोई गैर संवैधानिक चीज़ें होंगी तो उसके लिए कोई जगह नहीं होगी, कूड़ेदान में होगा। तो किसान का बिल इन्होंने बनाया, किसानों का कूड़ेदान में बिल कौन फेंका? कानून, वही लोग ना फेंके। बैकडोर से एंट्री करने वाले लोग हम लोगों को ज्ञान बांट रहे हैं क्या? ये चीज़ इन लोगों को जो कहा जाता है हक्का वही बोलता है, बोल रहे लोग, इनसे क्या फ़र्क पड़ने वाला है इन लोग के बोलने से? समाजवाद वर्सेस नमाजवाद को लेकर छिड़े राजनीतिक टकराव में कई पार्टियां कूद गई हैं। बीजेपी और आरजेडी की लड़ाई के बाद अब कांग्रेस ने कहा है कि कानून तो संसद से भी रद्द हो सकते हैं। आप भी इस पर फिक्र की ये न्यूज रील जरूर देखें। पार्लियामेंट में पास किए गए कानून पार्लियामेंट के जरिए रद्द भी किए जाते हैं। अगर सुधांशु जी को ये नहीं पता है तो पार्लियामेंट में पिछले 2-3 साल से कर क्या रहे हैं हमें नहीं मालूम। बिहार की जनता, देश की जनता देख रही है। ऐसे नवाजवादी को कभी आने का सपना भी न सोचे। जानते नहीं है सुधांशु जी, व्हाट्सएप वाले ज्ञानी हैं। किसान कानून कहां से पास हुआ था? पार्लियामेंट से ना। क्यों वापस लेना पड़ा? तो चीजें तो ऐसे भी डस्टबिन में जाती हैं। खुद प्रधानमंत्री जी डस्टबिन में डाल दें तो कोई अपमान नहीं हुआ भाई, वो तब भी तो पास था। कल क्या कहा लोगों ने गांधी मैदान से कि जो प्रस्ताव संसद में पास हुआ है उसको हम कूड़ेदान में फेंक देंगे। किसकी इतनी हिम्मत हो गई इस लोकतंत्र में कि लोकसभा और राज्यसभा से पास हुए प्रस्ताव को कूड़ेदान में फेंक देगा। अब आपको उत्तर प्रदेश लेकर चलते हैं। यहां कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पैसे लेने वाले आरोपों की फाइल खोल दी है। उन पर अंडर द टेबल कैश लेने के आरोप लगाए हैं। इस एक लाइन ने बारिश में भी यूपी की सियासत में नई चिंगारी भड़काने का काम किया है। दरअसल उत्तर प्रदेश के इटावा में कथावाचक की पिटाई का एपिसोड अब तक खत्म नहीं हुआ है और अब इसे लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयानों की रेंज बाबा बागेश्वर यानी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री तक पहुंच चुकी है, जिन्हें लेकर उन्होंने अंडर द टेबल कैश वाली ऐसी लाइन बोली जिसमें फिक्र की पॉलिटिकल फाइट छिड़ गई। असल में यूपी में कथावाचकों पर शुरू हुए विवाद के बीच अखिलेश यादव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे और इसी में उन्होंने बाबा बागेश्वर का जिक्र करते हुए जो कहा उस पर गौर करिएगा। अखिलेश यादव ने कहा कई कथावाचक ऐसे हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। इसके बाद उन्होंने बाबा बागेश्वर का नाम लिया और कहा कि अगर किसी की हैसियत है तो धीरेन्द्र शास्त्री को अपने घर बुलाएं। अखिलेश ने कहा कि वो बाबा अंडर टेबल पैसे लेंगे, पता करवा लीजिए, क्योंकि उनकी कथावाचन की पता नहीं कितनी कीमत होगी। लेकिन अखिलेश के इस बयान के बाद बीजेपी और दूसरे साधु संत नाराज हैं और उन्हें कैसा जवाब दिया इस पर एक न्यूज रील देखते हैं। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री क्या? कथावाचक में पता कितनी कीमत होगी उनकी, फ्री थोड़े नहीं। जो अपने दौरे हुकूमत में मौलवियों को लाखों एकड़ जमीन, हजारों करोड़ की लुटा के उस पे कानूनी हक दे देना चाहते हैं और उस पे कानूनी ठप्पा लगा देना चाहते हैं, वह दान दक्षिणा के ऊपर भी सवाल उठा कि अगर धीरेन्द्र शास्त्री जी पैसे मोटे लेते हैं तो वो
क्या करते हैं उस पैसे का? कैंसर हॉस्पिटल तो वही बनाते हैं ना, है? और अनेक समाज या सनातन या हिंदुत्व के कार्य तो वही करते हैं ना। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री तो बहाना है, मकसद सनातन की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है, मजहबी तुष्टीकरण के भरोसे गोलबंद कराना है। अखिलेश जी को जानकारी मिली है तो जरूर वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके पास कुछ ऐसे इनपुट होंगे और धीरेन्द्र शास्त्री जी इस पर बताएं कि वो कितना पैसा लेते हैं। पैसा लेते हैं यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन उसका आयकर देते हैं कि नहीं देते हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। अगली खबर की शुरुआत कुछ सवालों से करते हैं। सवाल यह है कि बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा? बीजेपी को अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कब मिलेगा? फिक्र के फैंस को इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे और बताएंगे कि अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने के लिए बीजेपी के अंदर क्या चल रहा है, कब तक पार्टी को नया अध्यक्ष मिलने की संभावना है। फिलहाल अपडेट यह है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया तेज हो गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया में 12 राज्यों में प्रदेश अध्यक्षों का चुनाव हो रहा है। आज 2 राज्यों में प्रदेश अध्यक्षों की घोषणा हुई है। वीपी रामालिंगम को पुडुचेरी का अध्यक्ष चुना गया है। डॉक्टर के बाइचुआ को मिजोरम का अध्यक्ष चुना गया है। अगले 3 दिनों में 9 राज्यों में प्रदेश अध्यक्षों का चुनाव हो जाएगा। आज महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव के लिए नॉमिनेशन हो गया है। प्रदेश अध्यक्षों के नामों की घोषणा कल तक हो जाएगी। आज उत्तराखंड में मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। कल नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा होगी। वहीं हिमाचल प्रदेश में मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल को एक बार फिर अध्यक्ष चुना जा रहा है। उन्होंने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। आंध्र प्रदेश में अध्यक्ष पद के लिए पीवीएन माधव ने नामांकन दाखिल किया है। तेलंगाना में पार्टी अध्यक्ष के लिए रामचंद्र राव ने नामांकन दाखिल किया है। महाराष्ट्र में कार्यकारी अध्यक्ष रवि चौहान ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। कल प्रदेश अध्यक्षों के नाम आधिकारिक रूप से घोषित कर दिए जाएंगे। प्रदेश अध्यक्षों के लिए राज्यों में एक एक नेता ही नामांकन कर रहे हैं, मतलब विरोध में कोई खड़ा नहीं। ऐसे हालात में उन नेताओं का चुना जाना तय माना जा रहा है जिन्होंने प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए पर्चा दाखिल किया है। 5 राज्यों में प्रदेश अध्यक्षों का नाम नॉमिनेशन 1 जुलाई को होगा। ये 4 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, दमन दीव और लद्दाख। नोट करने वाली बात यह है कि उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और पंजाब के प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव पर अभी फैसला होना बाकी है। आपके मन में एक बहुत साधारण सा सवाल उठ रहा होगा कि आखिर प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव से राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन का क्या संबंध है? इस वक्त बीजेपी संगठन की दृष्टि से और राजनीतिक रूप से 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू करने के लिए आधे से एक अधिक प्रदेश के अध्यक्षों का चुनाव होना जरूरी होता है। मतलब यह कि कम से कम 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना जरूरी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष की चुनाव प्रक्रिया को रफ्तार देते हुए बीजेपी ने पिछले 5 महीनों में 14 राज्यों में प्रदेश अध्यक्षों का चुनाव कर लिया। जैसा कि हमने आपको बताया कि आज 2 राज्यों में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्षों का नाम फाइनल हो गया। अगले 3 दिनों में 9 और राज्यों में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष घोषित हो जाएंगे। मतलब 3 जुलाई तक 25 राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष के नामों की घोषणा हो जाएगी। बताया यह भी जा रहा है कि जुलाई के मध्य तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो सकता है। 25-26 राज्यों में नए अध्यक्ष के चुनाव के अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव से पहले कुछ अन्य राज्यों के अध्यक्ष की भी घोषणा की जा सकती है, जिनमें हरियाणा और दिल्ली का नाम शामिल है। और फिक्र में अब यात्रीगण कृपया ध्यान दें, वेटिंग लिस्ट वालों के लिए टिकट चार्ट वाला शुभ समाचार है। अभी आप जब भी ट्रेन से यात्रा करते हैं तो यात्रा से 4 घंटे पहले रिजर्वेशन चार्ट अपडेट होता है और तभी आपको यह पता चलता है कि टिकट कंफर्म हुआ या नहीं। लेकिन अब वेटिंग टिकट वालों को 4 नहीं बल्कि 8 घंटे पहले पता चल जाएगा कि उनका टिकट कंफर्म हुआ या नहीं। रेल मंत्री ने 8 घंटे पहले चार्ट तैयार करने वाले प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। इस नए नियम को चरणबद्ध तरीके से लागू करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। शुरू में इसे कुछ खास ट्रेनों पर लागू किया जाएगा और बाद में इसका विस्तार दूसरी ट्रेनों में होगा। इस नियम से उन लोगों को राहत मिलने वाली है जिन्हें बुकिंग के वक्त वेटिंग टिकट मिलता है। ऐसे यात्रियों को अब टिकट कंफर्म होने की जानकारी डिपार्चर टाइम से 8 घंटे पहले मिल जाएगी। इससे उन्हें आखिरी वक्त तक टिकट के कंफर्म होने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। रेलवे ने नया नियम इसलिए बनाया है जिससे वेटिंग टिकट वाले यात्रियों को वैकल्पिक व्यवस्था का वक्त मिल सके, खासकर उन लोगों को जो ट्रेन में सफर करने के लिए दूर दराज के इलाकों से स्टेशन पहुंचते हैं। सवाल यह भी है कि ऐसी स्थिति में वीवीआईपी कोटे को लेकर क्या होगा।
रेलवे अधिकारियों के मुताबिक नए नियम के तहत वीवीआई कोटे को इसमें शामिल किया जाएगा, यानी वीवीआईपी कोटा भी 8 घंटे पहले ही चार्ट में शामिल होगा। आमतौर पर वीवीआई कोटे की सीटें अगर आखिरी वक्त तक खाली रहती हैं तो उनका उपयोग आपातकालीन परिस्थिति में यात्रा करने वाले आम लोगों के लिए किया जा सकता है। फिलहाल टिकट चार्ट को लेकर जो नई जानकारी सामने आई है उसके अनुसार अगर ट्रेन के चलने का वक्त दोपहर 2 बजे या उससे पहले का है तो चार्ट एक दिन पहले रात 9 बजे ही तैयार कर दिया जाएगा। लेकिन अगर ट्रेन दोपहर 2 बजे के बाद चलने वाली है तो उसका चार्ट ट्रेन रवाना होने से 8 घंटे पहले ही तैयार किया जाएगा। टिकट चार्ट के अलावा रेल यात्रियों के लिए रेलवे में क्या क्या बदलाव की तैयारी चल रही है वो भी देख लेते हैं। जानकारी के अनुसार रेलवे दिसंबर 2025 तक नया पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम लाने वाला है, जिससे टिकट की बुकिंग मौजूदा वक्त में 5 गुना तेज हो जाएगी। अभी 1 मिनट में 32,000 टिकट बुक होते हैं, लेकिन नए पीआरएस से 1 मिनट में 1.5 लाख टिकट बुक होंगे। इसके अलावा 1 मिनट में 40 लाख पूछताछ हो सकेंगी, जो अभी से 10 गुना ज्यादा है। नए पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम से अलग अलग भाषाओं में आसानी से टिकट बुक किए जा सकेंगे। 1 जुलाई यानी कल से तत्काल टिकट की बुकिंग में भी बड़ा बदलाव होने जा रहा है। ध्यान से सुनिएगा। 1 जुलाई से सिर्फ उनका तत्काल टिकट कटेगा जिनका IRCTC अकाउंट आधार से लिंक होगा या आधार से वेरीफाई होगा। मतलब IRCTC वेबसाइट या मोबाइल ऐप से सिर्फ सत्यापित यूजर्स टिकट बुक करा सकेंगे। इसके अलावा जुलाई के अंत तक OTP बेस्ड सिस्टम लागू होगा। इसमें जब कोई यात्री अपने वेरीफाइड अकाउंट से भी टिकट की बुकिंग करेगा तो आधार लिंक OTP जनरेट होगा और वो OTP सिस्टम में फीड करने के बाद ही टिकट बुक होगा। रेलवे के चार्ट वाले और तत्काल बुकिंग वाले इस नए नियम पर एक रील देखिए जिसमें आपके ज्यादातर सवालों के जवाब होंगे। चार्टिंग का काम है अब गाड़ी के प्रस्थान होने के 8 घंटे पहले ही कंप्लीट किया जाएगा, यानी कि ट्रेन के प्रस्थान होने के 8 घंटा पहले अंतिम चार्ट बन जाएगा। इसी तरह से यदि गाड़ी का प्रस्थान का टाइम 2 बजे या उससे पहले, दोपहर 2 बजे या उससे पहले यदि डिपार्चर टाइम है तो फिर उन गाड़ियों का जो चार्ट है वह 1 दिन पहले रात्रि 9 बजे बन जाएगा। इससे वेट लिस्टेड यात्रियों को काफ़ी फ़ायदा होगा। एक तो कि बहुत समय पहले 8 घंटा पहले उनको अपने कंफर्मेशन की जानकारी मिल जाएगी और जिनका टिकट कंफर्म नहीं होता है वो किसी अल्टरनेटिव मोड से ट्रैवल करने का प्लानिंग जो है वह कर सकते हैं। रेलवे में एक आपातकालीन कोटा होता है जो कि वैसे लोगों के लिए होता है जो HOR में शामिल होते हैं या फिर कुछ ऐसे यात्रियों को उसके तहत कंसिडर किया जाता है जो कि एक्सट्रीम इमरजेंसी में यात्रा कर रहे हों, जैसे बीमार हों और इलाज के लिए जा रहे हों। तो ये जो कोटा है आपातकालीन कोटा, इसके तहत भी अब जो फीडिंग है वह 8 घंटे पहले ही कर दी जाएगी और उसी के बाद मतलब फीडिंग करने के बाद चार्ट तैयार कर दिया जाएगा। उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक भारत में रेलवे का बहुत बड़ा नेटवर्क है। आंकड़ों के अनुसार भारत में औसतन हर दिन 2 करोड़ 20 लाख यात्री रेलवे का सफर करते हैं, जिसमें 16 लाख यात्री रिजर्वेशन टिकट पर रिजर्व बोगियों में, जिसमें स्लीपर और AC शामिल हैं, उनमें सफर करते हैं। टिकट बुकिंग करने के बाद औसतन 21% यात्री अपनी टिकट कैंसिल कर देते हैं। लगभग 4 से 5% यात्री टिकट बुक करने के बाद भी ट्रेन में सफर नहीं करते हैं, जबकि वेटिंग लिस्ट में रहने वाले 25% लोगों का टिकट यात्रा के समय तक कंफर्म हो जाता है। इसका मतलब यह है कि 72 सीटों वाले स्लीपर कोच में वेटिंग लिस्ट से लगभग 18 सीटें कंफर्म हो सकती हैं। और अब टिकट के चार्ट को लेकर रेलवे का नया नियम भी आपके बहुत काम आने वाला है। सोचिए जरा। अब बात करते हैं उस युद्ध के टिकट की जो कि न जाने कब से कट चुका है और इसमें कुछ ना कुछ हो ही रहा है। रशिया यूक्रेन की बात करें, ध्यान से देखिएगा ये अपडेट। यूक्रेन ने क्रीमिया पर ड्रोन अटैक किया है। अज़ोव सागर में रूस के एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गए और यूक्रेनी ड्रोन्स को मार गिराया है। यूक्रेनी फोर्स ने रूस के कुर्स में भी ड्रोन हमला किया। लागोव इलाके में 5 से ज्यादा धमाके सुनाई दिए हैं, लेकिन रूसी डिफेंस सिस्टम यहां भी एक्टिव थे और कई यूक्रेनी ड्रोन्स को मार गिराया गया। कहा जा रहा है कि यूक्रेन ने रूस को टारगेट करने के लिए कई हमले किए लेकिन नाकाम हो गए। लेकिन यूक्रेन ने ऐसा क्यों किया, तो इसके लिए आपको जंग में 2 दिन की बारूदी कहानी जाननी होगी। रूस ने बीते 24 घंटे में यूक्रेन पर इतना बड़ा हमला किया है कि ज़ेलेंस्की अमेरिका से मदद मांगने लगे हैं।
और उसके पीछे की वजह है ज़ेलेंस्की ने रशिया के 4 एयरक्राफ्ट्स को टारगेट किया था। जवाब बहुत भीषण दिया गया है। रूस ने 24 घंटे में 60 से ज्यादा मिसाइलों से हमला किया है। 24 घंटे में यूक्रेन के 56 मिलिट्री टारगेट पर अटैक किया गया है। रूसी सेना ने यूक्रेन पर बीते 48 घंटे में 500 से ज्यादा ड्रोन अटैक किए हैं। रूस ने यूक्रेन को मिले अमेरिकी F-16 फाइटर जेट को भी मार गिराया है। रूस की सेना अब सूमी को लेकर आक्रामक है। सूमी पर कब्जा करने का पक्का इरादा है। दोनों देशों की जंग में और बहुत कुछ विध्वंसक हो रहा है। हमारी ये रिपोर्ट जरा ध्यान से देखें। रूस के ताजा हमले विध्वंसक थे। यूक्रेन का दावा है कि 3 साल में रूस ने इतना बड़ा हमला नहीं किया। रूसी हमलों से खेरसोन, ज़ेपोरिजिया में आम लोगों की मौत भी हुई है। 537 मिसाइल और ड्रोन हमलों में यूक्रेन के 10 लोगों के मारे जाने की खबर है। ज़ेलेंस्की ने हमलों के बाद वॉशिंगटन और पश्चिमी सहयोगियों से अधिक सैन्य सहायता देने की मांग की है। यूक्रेन की हवाई सुरक्षा को तत्काल मजबूत करने का आग्रह किया है। यूक्रेन किस तरह युद्ध में कमजोर पड़ रहा है, इसका सबूत ये भी है कि यूक्रेन ने अब तक 3 अमेरिकी निर्मित F-16 जेट खो दिए। ज़ेलेंस्की की परेशानी सिर्फ ये नुकसान भर नहीं है और रूस के 2 वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के हवाले से फाइनेंशियल टाइम्स की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है कि पुतिन का बड़ा लक्ष्य ओडेसा पर कब्जा करना है, यूक्रेन को समंदर के रास्ते से काटना है। ओडेसा दक्षिणी यूक्रेन का एक प्रमुख बंदरगाह वाला शहर है। पश्चिमी देशों की ओर से यूक्रेन को पानी के रास्ते लॉजिस्टिक सपोर्ट यहीं से मिलता है, लेकिन पुतिन का इरादा सूमी पर भी कब्जा करना है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट है कि रूसी सेना सूमी से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है। रूसी सेना यहां की जंग में हर दिन 300 से 400 सैनिकों को खो रही है। बावजूद इसके रूसी सेना वहां अतिरिक्त सैनिकों को भेज रही है। रिपोर्ट के अनुसार रूस ने सूमी पर नियंत्रण पाने के लिए 50,000 सैनिकों की तैनाती की है। सूमी पुतिन का आसान टारगेट इसलिए हो सकता है क्योंकि रिपोर्ट के अनुसार सूमी में यूक्रेनी सैनिकों के पास उचित किलेबंदी का अभाव है। यूक्रेन रूसी हमलों को रोकने के लिए एलीट फोर्स तैनात करने पर मजबूर है। दिलचस्प यह है कि पुतिन इस बीच ट्रंप की जमकर तारीफ कर रहे हैं। पुतिन ने 2 दिन पहले कहा कि ट्रंप युद्ध खत्म कराना चाहते हैं, जबकि ज़ेलेंस्की का आरोप है कि पुतिन चालाक है, शांति वार्ता में टाल मटोल करके यूक्रेन के प्रमुख शहरों पर कब्जा करना चाहते हैं। पश्चिम को पुतिन के खतरनाक इरादों को समझना ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और फिक्र भ्रष्टाचार की पंजाब के फिरोजपुर में एक हैरान करने वाली घटना हुई है, लेकिन उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इस मामले में मुकदमा दर्ज होते होते 28 साल लग गए। मामला संवेदनशील था, देश की सुरक्षा से जुड़ा था, फिर भी 3 दशक तक फाइलें दफ्तर भटकती रही। यह मामला पंजाब के फिरोजपुर में वायुसेना की ऐतिहासिक हवाई पट्टी की जमीन बेचे जाने का है। इल्जाम है कि 1997 में उषा अंसल और नवीन अंसल नाम के आरोपियों ने यह जमीन धोखाधड़ी करके बेची थी। आरोपों को गंभीरता से लेते हुए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ मामला दर्ज करवाया। 28 साल बाद 28 जून को अलग अलग धाराओं में मां बेटे के खिलाफ केस दर्ज किया गया। यह मामला प्रकाश में तब आया जब खरीदार जमीन अपने नाम करवाने के लिए 2008 में सिविल कोर्ट गए। ये वही खरीदार थे जिन्होंने उषा और नवीन से जमीन खरीदी थी। सोचिए, अदालत से यह मांग की गई कि सेना को जमीन खाली करने के निर्देश दिए जाएं। खरीदारों ने दावा किया कि 1997 से भूमि पर उनका शांतिपूर्ण कब्जा था।
लेकिन 2006 में सेना ने उन्हें बेदखल कर दिया। इस मामले में वायुसेना अधिकारी फिरोजपुर में रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारियों से मिले, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। फिर वायुसेना ने 24 फरवरी 2024 को पंजाब के राज्यपाल को पत्र लिखकर पूरा मामला बताया। राज्यपाल को बताया गया कि 1997 में जाली दस्तावेज बनाकर फर्जीवाड़ा किया गया और हवाई पट्टी वाली जमीन को आरोपियों ने अपने नाम पर करवा लिया। इसके बाद अलग अलग स्तर से बरसों तक पड़ताल होती रही। जांच में देरी पर निशान सिंह नाम के याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में अपील की तो अदालत ने 21 दिसंबर 2023 को फिरोजपुर के डीसी को 6 महीने में जांच पूरी करने के आदेश दिए। जवाब में डीसी फिरोजपुर ने 3 पन्नों की रिपोर्ट दी, जिसमें कहा गया था कि 1958 से 1959 के राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार जमीन भारतीय सेना के कब्जे में है। लेकिन निशान सिंह इस रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने एक और याचिका दायर की। इसमें आरोप लगाया गया कि कई अहम तथ्यों को जानबूझकर छुपाया गया। जमीन का म्यूटेशन 2001 में कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से निजी व्यक्तियों के नाम पर कर दिया गया। मई 2025 में जिला प्रशासन की जांच के बाद जमीन का वो हिस्सा जिसे कथित तौर पर निजी व्यक्तियों को ट्रांसफर किया गया था, उसे रक्षा मंत्रालय को सौंप दिया गया। अंग्रेजों ने एयर स्ट्रिप बनाने के लिए 1939 में 982 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया था। 1962, 1965 और 1971 की जंग के दौरान भी इस एयर स्ट्रिप का इस्तेमाल हो चुका है। 1964 में लाल बहादुर शास्त्री की सरकार में देश के कैंट इलाकों में खाली पड़ी जमीनों पर फसल लगाने के लिए किसानों को प्रबंधक नियुक्त करने की योजना शुरू की गई थी। इसी योजना के तहत फिरोजपुर कैंट में भी 15 एकड़ जमीन के लिए फसल प्रबंधक नियुक्त किया गया था। हालांकि हरित क्रांति के बाद यह योजना बंद कर दी गई और 982 एकड़ जमीन के सभी फसल प्रबंधकों ने जमीन सेना को सौंप दी थी। कहते हैं कि उस दौर में किसान फसल काटने के बाद हवाई पट्टी पर भी रख देते थे और जब प्लेन उतरने वाला होता था तो किसानों को बोलकर हवाई पट्टी खाली कराई जाती। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਫੱਤੂਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੀ 에ਅਰ ਸਟ੍ਰਿਪ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਕੈਂਟ 'ਚ ਹੈਗਾ 15 ਕਿੱਲੇ ਰਕਬਾ ਹੈ, 118 ਕਨਾਲ 16 ਮਰਲੇ ਲਗਭਗ 15 ਕਿੱਲੇ। ਇਹਦਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਲੜਾਕੂ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਡੀਐਸਪੀ ਸਿਟੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਦੋਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ गिरफ्तार किया जाएगा। और फिक्र में बात मध्य प्रदेश पुलिस की करते हैं, जिसका 16 वर्षों बाद सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL से मोह भंग हो गया। अब MP पुलिस ने प्राइवेट कंपनी एयरटेल पर भरोसा जताया। खबर यह है कि मध्य प्रदेश पुलिस ने हाईटेक बनने का फैसला कर लिया। अभी तक जरूरी फाइल्स को अपलोड और डाउनलोड करने के लिए MP पुलिस के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए BSNL का 3G और 4G नेटवर्क ही उपलब्ध था, लेकिन अब MP पुलिस ने तय कर लिया है कि उसके कर्मचारी 5G की रफ्तार से काम करेंगे और इसीलिए MP पुलिस के 80,000 अफसर अब BSNL को छोड़कर एयरटेल से जुड़ेंगे। इसे लेकर सरकारी आदेश जारी कर दिया गया है। MP पुलिस को वर्ष 2009 में BSNL के 9,000 से ज्यादा सिम कार्ड मिले थे। इसके बाद वर्ष 2014 में पुलिस ने BSNL के 70,000 नए सिम कार्ड खरीदे, लेकिन प्रति सिम करीब 79 रुपए की मासिक दर पर BSNL केवल 2G और 3G नेटवर्क देता था। इससे फाइल ट्रांसफर, कोड दस्तावेज भेजने और वीडियो क्लिप शेयर करने में परेशानी होती थी। अक्सर कुछ ही तरह के मैसेज भी आते होंगे, जैसे कि प्रिय ग्राहक, हमारे नेटवर्क में अस्थायी तकनीकी समस्या है, हम जल्द इसे सामान्य करने पर काम कर रहे हैं। प्रिय ग्राहक, हमारी सेवाओं में सुधार हेतु मेंटेनेंस कार्य होगा, इस दौरान नेटवर्क प्रभावित हो सकता है, असुविधा के लिए खेद है। लेकिन अब हर पुलिसकर्मी के पास हाई स्पीड नेटवर्क होगा, जिससे तकनीकी कामकाज और दबिश, पूछताछ, निगरानी जैसे हर ऑपरेशन में मदद मिलेगी। इससे डिजिटल समन, वारंट और वीडियो सबूतों की प्रक्रिया और तेज होगी। हर थाने की कनेक्टिविटी सुधरेगी, पुलिस की डिजिटल मौजूदगी और फील्ड कम्युनिकेशन और मजबूत होगा। लेकिन सवाल है कि आखिर BSNL की
बैड प्लानिंग का जिम्मेदार कौन है? बीएसएनएल का वर्ष 2007 के बाद 2024 की तीसरी तिमाही में 262 करोड़ रुपए का फायदा हुआ था, जबकि चौथी तिमाही में 280 करोड़ रुपए का फायदा हुआ था। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खुद बताया था कि सेलुलर मोबिलिटी में 15%, एफटीटीएच में 18% और लीज लाइन में 14% की बढ़ोतरी हुई है। बीएसएनएल के सब्सक्राइबर्स की जो संख्या है वो भी 9 करोड़ तक पहुंच गई थी। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर बीएसएनएल के साथ बार बार ऐसा क्यों होता है? क्या व्यवस्थाओं ने मिलकर ठान लिया है कि बीएसएनएल उठेगा नहीं, झुका ही रहेगा? जैसे ही बीएसएनएल के लिए कोई शुभ समाचार आता है, उसके साथ कोई ना कोई अशुभ समाचार जुड़ जाता है। आखिर बीएसएनएल की किस्मत का लेखक कौन है? इस पर अब राजनीति भी होने लगी है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का विभाग उनके अपने राज्य के ही काम नहीं आ रहा है, जबकि बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने बीएसएनएल को बर्बाद कर दिया। कुल मिलाकर बीएसएनएल से जुड़ी ये खबर फिक्र पैदा करती है।